नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पे। आइए, बहुत ही प्यारे से और बहुत बढ़िया तरीके से आपका स्वागत किया जाता है इस चैनल पे, साइंस ग्रुप बलवंत पे। और मैं बलवंत सहारण आपका स्वागत करता हूँ इस चैनल पे। आइए, बहुत ही प्यार से पढ़ते हैं। यूपीपीसीएल, लाइनमैन, एस है या इलेक्ट्रिशियन से संबंधित कोई भी एग्ज़ाम आपका है, उसके लिए इम्पोर्टेंट रहने वाला है प्रदीप्ति यानी इल्यूमिनेशन जो आपका चैप्टर है। एमसीक्यू क्रैश कोर्स आपका चल रहा है, जैसा कि आपको डेली आपकी सीरीज चल रही है, प्ले लिस्ट में जाके चेक कर लीजिएगा, ठीक है ना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहते हैं, ये 200 लिखा हुआ है, तो इसके अंदर लगभग 100 क्वेश्चन आपको मिलेंगे। 100 से प्लस ही मिलेंगे, क्योंकि आपको एक्स्ट्रा भी नॉलेज दिया जाता है। तो ठीक, अगर आप फिर चाहते हैं अभी इलेक्ट्रिशियन के नोट्स हमें चाहिए, तो इस नंबर पे मैसेज कर सकते हैं और पा सकते हैं 101 में। हैंड रिटन नोट्स हैं, बहुत ही प्यारे प्यारे और बढ़िया नोट्स हैं, ठीक है। टाइम स्पीड से हम करवाते हैं यहाँ पे। लैंग्वेज इजी लैंग्वेज में, कंप्लीट सिलेबस है, सुपर फास्ट रिवीजन होगा आपका। एग्जाम के समय आपके नोट्स बहुत ही काम आते हैं और आपको पता भी है, ठीक है। तो ये नोट्स हैं, मैसेज करके आप प्राप्त कर सकते हैं। बहुत बढ़िया और बहुत अच्छी हैंड राइटिंग में है। सारे क्वेश्चन आपके कवर हो जाएंगे, जितने भी क्वेश्चन आपके बनते हैं, चाहे कोई सी बुक उठा लेना, कोई सी थ्योरी की उठा लेना, आपको सारा डाटा नोट्स के अंदर मिल जाएगा। शॉर्ट भी हो जाएंगे और उसके साथ में आपका कंटेंट भी आपको भरपूर मिलेगा, ठीक है। क्वेश्चन रहेंगे नहीं आपके, 95% क्वेश्चन लगभग आपके कवर हो जाएंगे नोट्स से, जो भी चैप्टर इसके अंदर दिए हुए। तो आपका क्वेश्चन है आज, क्वेश्चन बहुत बढ़िया है। आज प्रदीप्ति के हैं, कई ट्यूब, लाइट, लैंप, ठीक है, आर्क लैंप, फ्लोरोसेंट, मरकरी, इस प्रकार के क्वेश्चन चलेंगे। तो अपना ध्यान दें। अगर आपने रिवीजन कर रखा है तो बहुत बढ़िया बात है। बेसिक बढ़िया क्वेश्चन है आपके, बहुत ज़्यादा रिपीट होने की संभावना रहती है। जो भी करवाया जाता है, सब जितने क्वेश्चन आपको करवाए गए हैं, चाहे आपके निम्मी के क्वेश्चन हो, चाहे ये क्वेश्चन हो, चाहे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो, जितने क्वेश्चन करवा दिए, लगभग मोस्ट ऑफ आपको 90% प्लस इन क्वेश्चनों में से ही क्वेश्चन मिल जाएंगे, क्योंकि क्वेश्चन इतने करवा दिए, बचा क्या है बताइए। फ्लोरोसेंट ट्यूब के आंतरिक सतहों पर एक परत चढ़ाई जाती है। बहुत बढ़िया बात है, चढ़ाई जाती है जी, हमें भी पता है, आपको भी पता है, ठीक है। किसकी होती है? सजावटी रूप से दिखने के लिए, उत्सर्जित पराबैंगनी को अवशोषित करने के लिए, पहला। दूसरा सही हो जाएगा, भिन्न भिन्न प्रकाश उत्पन्न करने के लिए, यानी अलग अलग प्रकाश उत्पन्न करने के लिए हम क्या करते हैं, अलग अलग प्रकार की परत चढ़ाते हैं, ठीक है। तो बी और सी दोनों हो जाएंगे। तो पहला क्वेश्चन हो गया। फ्लोरोसेंट ट्यूब में हरा रंग प्रकाश देने के लिए, प्रकाश उत्सर्जन करने के लिए, यानी हरे रंग प्रकाश लेना है आपको, तो फ्लोरोसेंट पदार्थ का प्रयोग किया जाता है। यानी कौन से फ्लोरोसेंट पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? कैल्शियम, टंगस्टन, जिंक सिलिकेट, मैग्नीशियम, टंगस्टन। तो आपका आंसर आएगा जिंक सिलिकेट, जो क्या करता है, हरे रंग का प्रकाश उत्सर्जित करता है। फ्लोरोसेंट के किस क्रम में चौक का संयोजन किया जाता है? तो फ्लोरोसेंट के किस क्रम में किया जाता है? श्रेणी क्रम में चौक लगाया जाता है, ठीक है। गैस धात्विक फिलामेंट लैंप में टंगस्टन का प्रयोग किया जाता है। गैस धात्विक फिलामेंट लैंप में टंगस्टन का प्रयोग किया जाता है। प्रकार उष्मा दोनों देने के कारण, प्रकाश और उष्मा दोनों कम देने के कारण, प्रकाश कम उष्मा अधिक देने के कारण, प्रकाश अधिक उष्मा कम देने के कारण क्या किया जाता है? धात्विक फिलामेंट का प्रयोग किया जाता है। अभी प्रकाश अधिक दे, उष्मा कम दे, उष्मा ज़्यादा देगा तो फिर फ़ायदा क्या हुआ? फिर तो टंगस्टन का उपयोग नहीं करेंगे, फिर तो नाइक्रोम का यूज़ कर लें। ज़्यादा उष्मा देने के लिए तो हम नाइक्रोम का प्रयोग करते हैं। किस सतह पर एल्यूमिनेशन उस स्रोत की सतह से दूरी का होता है? यानी एल्यूमिनेशन जो होता है ना, किसी सतह से और सतह के बीच की दूरी का क्या होता है? समानुपाती होता है, वर्ग के समानुपाती होता है, वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी दूरी के जो होता है, दूरी है उसके बीच में, उसके वर्ग के, यानी जितनी ज़्यादा दूरी बढ़ेगी उतना ही ज़्यादा क्या होगा, प्रकाश कम जाएगा, उतना ही प्रकाश क्या होगा, कम आगे फैलने का काम करेगा। ये दूरी के उल्टा होता है। दूरी बढ़ती है तो प्रकाश की मात्रा बढ़ती थोड़ी ना है, घटती है। तो और कितनी, वर्ग में घटती है। एक कैंडल पावर किसके समतुल्य होता है? एक कैंडल पावर किसके समतुल्य होता है? तो वो होता है 0.0201 वाट के बराबर होता है। निम्न में से किसे फ्लूइड लाइट लैंप भी कहते हैं? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। फ्लूइड लाइट लैंप भी कहा जाता है। निम्न में से किसको फ्लूइड लाइट लैंप भी कहा जाता है? तो हेलोजन लैंप को फ्लूइड लाइट लैंप भी कहा जाता है। हेलोजन लैंप को फ्लूइड लाइट लैंप भी कहा जाता है। नियोजन साइन ट्यूब, नियोन होगा ये, नियोजन नहीं है, नियोन साइन ट्यूब की आयु कितनी होती है? नियोन ट्यूब की आयु कितनी होती है? तो 10,000 घंटे, ठीक है ना। 10,000 वर्किंग आवर होता है इसका। कितना होता है? 10,000। नियोन गैस का इसके अंदर प्रयोग किया जाता है।
ठीक है। और इंडिकेटर वगैरह या आपका टेस्टर वगैरह है, उसके अंदर जो बल्ब लगे होते हैं वो क्या होते हैं, नियॉन टाइप होते हैं। सजावटी के अंदर भी इसका प्रयोग किया जाता है। बल्ब के फूटने से आवाज़ आती है, आवाज़ आएगी, ठीक है ना। तो अंदर की हवा बाहर निकलने से, बाहर की हवा अंदर जाने से, तो ये क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट है। बाहर से अंदर हवा आने के कारण होता है कि अंदर हवा जो होती है वहाँ पर घनत्व कम होता है, और बाहर हवा का घनत्व ज़्यादा होने के कारण एकदम से अंदर आवाज़ आती है, तो फट फट की आवाज़ आती है ना। फ्लोरोसेंट ट्यूब के दोनों फिलामेंट पर किसी परत चढ़ी होती है। दोनों फिलामेंट जो होते हैं उन पर कौन सी परत चढ़ी होती है, तब का बेरियम ऑक्साइड। किसका आंसर आएगा, बेरियम ऑक्साइड की परत चढ़ी होती है। अगला क्वेश्चन है, नियॉन लैंप का प्रयोग होता है। नियॉन लैंप का प्रयोग कहाँ पर होता है, सिनेमाघरों में, इंडिकेटर में। तो किस में होगा, इंडिकेटर में। सिनेमाघरों में आर्क लैंप का प्रयोग होता है, ठीक है। और स्ट्रीट लाइट में हम किसका प्रयोग करते हैं, सोडियम लैंप का प्रयोग करते हैं। आर्क लैंप के दोनों इलेक्ट्रोड की बीच की दूरी रखी जाती है। थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, बीच की दूरी कितनी रखी जाती है, तो आपका आंसर रहेगा 1.1 mm से लेकर 6 mm के बीच में रखी जाती है। आर्क लैंप की दक्षता होती है, तो आर्क लैंप की कितनी दक्षता होती है, यानी कितने लुमेन और कितने वाट लेकर कितने लुमेन प्रकाश उत्सर्जित करता है। तो आपका आंसर क्या रहने वाला है इसके अंदर, 20 लुमेन वाट। कितना होता है, 20 लुमेन वाट। 20 लुमेन वाट। प्रत्यक्ष प्रकाश की व्यवस्था में कितना प्रकाश नीचे जाता है, तो प्रकाश में 90%। प्रत्यक्ष में कितना जाता है, 90% नीचे जाता है, 10% ऊपर की ओर फैल जाता है। निम्न में से कौन सी व्यवस्था प्रकाश को हर दिशा में समान भेजने के लिए जिम्मेवार है। हर दिशा में समान भेजना है तो हमें किस प्रकाश व्यवस्था की जरूरत पड़ेगी, तो हमें पड़ेगी सामान्य प्रकाश व्यवस्था की। जैसे घरों के बाहर में आप ट्यूब वो बल्ब वगैरह लगा देते हैं जो पूर्ण तरीके से सभी जगह प्रकाश फैलाता है। एक प्रदीप्त नली जो होती है, यानी एक प्रतिदीप्त नली सामान्य बल्ब की तुलना में, यानी एक फ्लोरोसेंट ट्यूब जो होती है वो सामान्य बल्ब की तुलना में क्या होता है, तो आपका आंखों पर जोर पड़ता है और अधिक छाया पैदा करती है, अधिक प्रकाश देती है। तो फ्लोरोसेंट ट्यूब क्या देती है, बल्ब से ज़्यादा प्रकाश देती है। शक्ति गुणा क्या होगा, यानी पावर फैक्टर क्या होगा, अगर उसे सुधारने के लिए प्रदीप्त दीप के साथ संधारित्र का प्रयोग करते हैं, तो पावर फैक्टर क्या होगा, तो पावर फैक्टर क्या होगा, 100% होगा। छोटे बल्बों की लड़ी में समांतर पथ और उन्हें केवल एक ही फ्लैशर बल्ब द्वारा नियंत्रित किया जाता है, तो फ्लैशर बल्ब की धारा का मान क्या होगा। फ्लैशर बल्ब समांतर में किया जाता है, तो समांतर में क्या होता है, धारा अलग अलग होती है। तो टोटल जितने भी आपके बल्ब हैं, छोटे बल्बों की लड़ी को उन्हें एक ही फ्लैशर किया जाता है, तो धारा का मान क्या होगा, तो ये हो जाएगा आपका टोटल बल्ब जितने भी हैं उनकी धारा के मान से गुणा कर दो, ठीक है ना। तो ये बल्बों की कुल संख्या गुणा में बल्ब की धारा का मान, एक बल्ब की धारा का मान जो होगा। 4 वोल्ट वोल्टता के नीचे बल्ब 240 वोल्ट स्रोत के साथ श्रेणी क्रम में संयोजित किए जाते हैं। 4 वोल्ट वोल्टता के साथ कितने बल्ब 240 वोल्ट स्रोत के साथ श्रेणी क्रम में संयोजित किए जा सकते हैं, जिसे उसका प्रचालन सुरक्षित रहे। तो उनका प्रचालन सुरक्षित रहने के लिए हम क्या करेंगे, स्रोत श्रेणी क्रम में संयोजित किए जाते हैं। तो कितने बल्ब संयोजित किए जाते हैं, तो 4 6 24, यानी 1 2 नीचे कर लो, या तो आप 59 कर सकते हो, इसे भाग देंगे, या तो 59 कर सकते हो, या आप 61 कर सकते हो। तो इस प्रकार से हम 4 6 24 यानी 60 आंसर आ जाएगा इसमें ऑप्शन के हिसाब से 60। किसके द्वारा उच्च दाब मरकरी वेपर लैंप में आयनीकरण प्रक्रिया आरंभ होती है। किसके द्वारा उच्च दाब मरकरी वेपर लैंप में आयनीकरण प्रक्रिया आरंभ होती है। रेक्टिफायर द्वारा, सहायक इलेक्ट्रोड द्वारा, मुख्य व सहायक इलेक्ट्रोड द्वारा, ट्रांसफार्मर द्वारा। तो इसका आंसर आएगा आपका, एक तो मेन इलेक्ट्रोड होता है और एक आपका सहायक इलेक्ट्रोड होता है, ऑक्सिलरी इलेक्ट्रोड जिसको बोलते हैं, उनके द्वारा आयनीकरण की प्रक्रिया शुरुआत होती है। वोल्ट में जो नियॉन साइन नली के प्रचालन के लिए आवश्यक है, नियॉन साइन नली जो होती है, ट्यूब जो है, नियॉन साइन ट्यूब जो है, ठीक है, उसको प्रचालित करने के लिए, उसको शुरू करने के लिए किस पर निर्भर करती है,
नली में भरी गैस पर, नली के व्यास पर, नली की लंबाई पर, प्रचालन के समय। तो एक बात हमेशा याद रखना और बहुत ही बढ़िया बात है, नियोन लैंप की दक्षता क्षमता वो उसकी लंबाई पे निर्भर करती है, ठीक है ना। उसकी दक्षता और उसकी शक्ति जो है वो किस पे डिपेंड करती है, भी कितने वाट की, तो वो लंबाई पे निर्भर करती है। किस पे निर्भर करती है, नली की लंबाई कितनी है। नियोन लैंप की बात करें तो प्रकाश का रंग जो नियोन साइन नली द्वारा उत्पन्न होता है किस पर निर्भर करता है। प्रकाश का रंग किस पर निर्भर करता है, प्रकाश का रंग नियोन साइन ट्यूब में किस पर निर्भर करता है, नियोन साइन ट्यूब में किस पर निर्भर करता है, ठीक है। तो नियोन नली के प्रचालन किस में, नली के तापमान, नली में भरी गैस पर। रंग जो है वो गैस पर निर्भर करेगा, रंग किस पर निर्भर करेगा, गैस पे, ठीक है। फ्लोरोसेंट ट्यूब का भी क्या है, किस पर निर्भर करता है, उस पर कोटिंग किस प्रकार की गई है उस पर निर्भर करता है। दीप को तुरंत बंद कर देंगे तो जल्दी जल्दी जलता बुझता है, तुरंत बंद कर देंगे जो जल्दी, क्यों बंद जल्दी क्यों कर देना चाहिए, अगर वो जल्दी मतलब जल रहा है बुझ रहा है, जल रहा है बुझ रहा है। तो वोल्टता वृद्धि के कारण दूसरे दीप भी खराब हो सकते हैं, पावर फैक्टर घटता है, चोक व स्टार्टर खराब हो जाएगा, दीप तंतु फूंक जाएगा। तो ऑप्शन हिसाब से दो भी, उसका जो फिलामेंट होता है, ठीक है ना, वो क्या हो जाता है, फूंक जाएगा यानी जल जाएगा। क्या होगा अगर एक प्रदीप्त दीप की चौक कुंडली शॉर्ट सर्किट हो जाए, क्या होगा अगर एक प्रदीप्त दीप की चौक कुंडली शॉर्ट सर्किट हो जाए, चौक की कुंडली अगर शॉर्ट सर्किट हो जाए तो क्या होता है बताइए। दीप पुनः चालू करने पर उसका तंतु फूंक जाएगा, बहुत बढ़िया बात है। जैसे ही पुनः दोबारा स्टार्ट करोगे तो वो, क्योंकि चौक शॉर्ट सर्किट हो गया, मान लो चल रहा है जब तक तो चल रहा है कोई दिक्कत नहीं है, जैसे ही आप बंद होने के बाद दोबारा ऑन करोगे तो जैसे ही वो बल्ब क्या हो जाएगा, फ्यूज हो जाएगा। लैंप होल्डर जो एडिशन स्क्रू प्रकार का है, बाहरी चूड़ीदार संपर्क को हमेशा किससे जोड़ना चाहिए, चूड़ीदार संपर्क को किससे जोड़ते हैं, एक तो पीछे कैप होती है और उसके बाद में एक चूड़ीदार एल्यूमिनियम का भाग बनाया होता है, तो उसको किससे जोड़ना चाहिए, हम किससे जोड़ते हैं उसको, सर्किट के न्यूट्रल तार से जोड़ते हैं। और पीछे का भाग जो एक कैप बनी होती है वो किससे जोड़ते हैं, आप फेज से जोड़ते हैं। ताप को एक गैस भरे टंगस्टन लैंप के प्रचालन के लिए आवश्यक है, कितना टेम्परेचर आवश्यक है अगर उसमें गैस भरी हुई है तो, ठीक है। तो गैस को आयनीकृत करने के लिए हमें कम से कम कितना, 2300 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर चाहिए। निम्न में से कौन सा प्रकाश का वेग दर्शाता है, प्रकाश का वेग होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ए ऑप्शन हो जाएगा, यानी 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड होता है। किस इकाई में तरंग दैर्घ्य को मापा जाता है, तो एंगस्ट्रॉम में तरंग दैर्घ्य को मापा जाता है, ठीक है। मानव आँख कितना तरंग दैर्घ्य का प्रकाश के लिए अधिक संवेदनशील है, तो मानव जो होता है वो लगभग 5500, ठीक है ना, 5500 एंगस्ट्रॉम का प्रकाश के लिए बहुत ज़्यादा सेंसिटिव आँख, जो हमारी आँख होती है वो सेंसिटिव होती है, संवेदनीय होती है। किस इकाई के घन कोण जो ठोस कोण है, सॉलिड एंगल है, उसको मापने के लिए हम स्टेरेडियन का प्रयोग करते हैं, किसका, समतल कोण को हम मापने के लिए रेडियन का प्रयोग करते हैं। दृश्य प्रकाश का तरंग दैर्घ्य 3900 लेकर 7800 एंगस्ट्रॉम तक होता है। इल्यूमिनेशन की इकाई एमकेएस पद्धति में क्या है, इल्यूमिनेशन की इकाई जो होती है वो एमकेएस पद्धति में क्या है, देखो क्वेश्चन का आंसर है लक्स, क्या होता है लक्स, ठीक है ना, क्या होगा लक्स। किसी लैंप की दक्षता में मापी जाती है, दक्षता किसमें, कैंडल पावर बटे में वाट, ल्यूमेन पर वाट में मापी जाती है, किसमें मापी जाती है, ल्यूमेन पर वाट, यानी कितना प्रकाश देगा और कितनी वो विद्युत एनर्जी, विद्युत शक्ति यानी पावर लेगा, यानी वाट, ल्यूमेन पर वाट में, ठीक है। स्टेडियन की संख्या आर अर्धव्यास के गोले में कितनी होगी, तो आर जो है अर्धव्यास के गोले में कितनी होगी, तो पूर्ण व्यास में कितनी होगी, अर्धव्यास में कितनी होगी, तो अर्धव्यास में होती है 4 पाई स्टेरेडियन, कितनी होती है 4 पाई स्टेरेडियन। किस इकाई को एल्यूमिनेशन की तीव्रता यानी एल्यूमिनेशन इंटेंसिटी, जिसको हम प्रकाश तीव्रता बोल देते हैं या जिसको हम प्रकाश तीव्रता, ज्योति तीव्रता बोलते हैं, तो वो किस में मापी जाती है, तो वो मापी जाती है आपकी
ल्यूमेन पर स्टेरेडियन में। किस में मापी जाती है? ल्यूमेन पर स्टेरेडियन में। किस में मापी जाती है? ल्यूमेन पर स्टेरेडियन। और ये चैप्टर अच्छा है, इसको बार बार रिवीजन करें, नहीं तो इसके कुछ भी याद नहीं रहता। क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बनते हैं और क्वेश्चन थोड़े से हटके क्वेश्चन होते हैं इसके, तो इस क्वेश्चन चैप्टर को आप वीक में एक बार तो कम से कम देख लें, नहीं तो ये शब्द याद नहीं रहता। और आपको भी लग भी रहा होगा भी याद नहीं है जी, ठीक है। यदि पृष्ठ स्रोत पर नमर हो, स्रोत पर नमर हो तो पृष्ठ पर इल्यूमिनेशन दूरी के वर्ग और किसके गुणनफल के समानुपाती है? कोजा नियम होता है, एक वर्ग का नियम होता है आपका, तो उसमें जो दिया गया वो किसके समानुपाती होती है? तो व्युत्क्रमानुपाती होती है। दूरी के वर्ग और कोस, कोजा जिसको बोलते हैं, कोस थीटा जो होता है उसके व्युत्क्रमानुपाती होती है। निम्न में से कौन सा इल्यूमिनेशन का दूसरा नियम है? तो दूसरा नियम कौन सा होता है? कौन सा दूसरा नियम होता है? तो लेबर्ट अभी जो पढ़ा है ना, कोसाइन, ठीक है ना, तो कोसाइन, लेबर्ट का कोसाइन नियम द्वितीय नियम होता है, ठीक है। क्या कारण है कि ताप दीप्त लैंपों में वायु रहित कांच के बल्ब का प्रयोग किया जाता है? क्या कारण है कि ताप दीप्त लैंपों में वायु रहित कांच का प्रयोग किया जाता है? ठीक है ना, तो फिलामेंट का ऑक्सीकरण को कम करने के लिए धारा का संवहन रोकता है, ये बात भी सही है यार, ठीक है ना, तो धारा के संवहन को रोकता है, फिलामेंट का ऑक्सीडेशन कम करता है, विकिरण द्वारा तापमान के कम होने को रोकता है, विकिरण द्वारा तापमान के कम होने को रोकता है। अच्छा, और उपरोक्त तीनों, तो तीनों आंसर आ जाएगा, तीनों सही है। क्या कारण है कि ताप दीप्त के अंदर टंगस्टन का प्रयोग किया जाता है? यानी फिलामेंट जो है वो टंगस्टन का प्रयोग होता है। कंपन सहन करने के लिए पर्याप्त यांत्रिक सामर्थ्य होती है, गलनांक उच्च होता है और बहुत सस्ता होता है। तो आपका आंसर आएगा, सस्ता तो नहीं होता, ये कंपन सहन करने की पर्याप्त मात्रा होती है, भी वाइब्रेशन सहन करने की उच्च मात्रा होती है, यानी मैकेनिकल स्ट्रेंथ कठोर होता है ये टंगस्टन। और दूसरी बात है इसका गलनांक भी क्या होता है? उच्च होता है। तो ऑप्शन आएगा डी, ए भी दोनों आ जाएगा। किस कारणवश लैंप में फिलामेंटों के लिए कार्बन का प्रयोग नहीं किया जाता है? किस कारण लैंप में फिलामेंट कार्बन का प्रयोग क्यों नहीं किया जाएगा? उसका कारण बहुत महंगा है, तापमान गुणांक ऋणात्मक होता है, उच्च तापमान पर विघटित हो जाता है और लैंप की आंतरिक सतह को काला कर देता है। एक तो तापमान गुणांक ऋणात्मक होता है, ये बात तो सही, एनटीसी प्रकार का होता है। और दूसरी बात ये भी सही है इसकी भी, उच्च तापमान पर क्या हो जाता है? ये विखंडित हो जाता है, टूट जाता है और लैंप की आंतरिक सतह को काला कर देता है। तो ऑप्शन डी आ जाएगा, सही है। किस कारणवश ताप दीप्त लैंप के फिलामेंट के लिए टेटालम का प्रयोग किया जाता है? टेटालम का प्रयोग किया जाता है, ठीक है, ताप दीप्त लैंप के लिए, ठीक है ना, टेटालम का प्रयोग नहीं किया जाता। अच्छा, नहीं किया जाता है, कारणवश टेटालम का प्रयोग क्यों नहीं किया जाता? उसका कारण हो गया आपका, उसका प्रतिरोध शीशा से भी अधिक होता है, उसका प्रतिरोध शीशा से भी अधिक होता है, इसका गलनांक टंगस्टन से अधिक होता है, इसका गलनांक चांदी से अधिक होता है, इसका गलनांक टंगस्टन से कम होता है। तो इसका आंसर आएगा, इसका प्रतिरोध जो होता है, ठीक है, शीशा से अधिक होता है। प्रतिरोध ज़्यादा है तो फिर दिक्कत करेगा, ये उसमें ज़्यादा उत्सर्जित करेगा। फिलामेंट की कुंडलीकृत आकार में प्रयोग किया जाता है, उसका कारण लंबाई बढ़ाने के लिए, किसका? ठीक है, लंबाई बढ़ाने के लिए प्रयोग किया जाता है इसका, किसका? लंबाई बढ़ा। बल्ब का फिलामेंट आकार घटाती है, प्रकाश दे जाती है, बल्ब का फिलामेंट का और पृष्ठ क्षेत्रफल की ऊष्मा का अपव्यय रोकती है, ठीक है, तो ये हो जाएगा। एक तो लंबाई बढ़ाई जाती है और पृष्ठ क्षेत्रफल की ऊष्मा का अपव्यय रोकती है, नुकसान होने से उसको बाहर जो जाएगी उसको रोकने का काम करती है। निम्न में से कौन सा ताप दीप्त लैंप की दक्षता दर्शाता है? ताप दीप्त लैंप की दक्षता दर्शाता है, ठीक है, तो वो क्या होती है? 12 ल्यूमेन पर वाट होती है। कितनी होती है? 12 ल्यूमेन पर वाट होती है। कितनी देर बाद सोडियम वेपर लैंप स्टार्ट हो जाता है? पूरी चमक कितनी बार देता है? तो कितनी टाइम बाद देता है? तो आपका आंसर होगा 10 से 15 मिनट के बाद पूर्ण प्रकाश देना शुरू करता है। निम्न में से कौन सोडियम वेपर लैंप की दक्षता दर्शाता है? तो निम्न में से सोडियम वेपर लैंप की जो दक्षता होती है वो कितनी होती है? तो आपको होगी जी लगभग 40 ल्यूमेन वाट के करीब होती है। कितनी होती है? 40 ल्यूमेन वाट के करीब होती है। पुनः सोडियम विसर्जन लैंप कितनी देर बाद स्टार्ट हो जाता है? कितनी बाद उसकी सप्लाई में बाधा पड़ जाए, ठीक है, तो कितनी बाद? तो आंसर आपका वही है, 15 से 20 मिनट बाद। सप्लाई में बाधा पड़ने पर 15 से 20 मिनट बाद स्टार्ट होता है। 1910-15 में कितने घंटे की औसत आयु वाली
वाला सोडियम वाष्प लैंप होता है, आयु वाला सोडियम वाष्प लैंप कितनी आयु वाला होता है? तो 3000 घंटे उसकी आयु होती है, कार्यकाल घंटे जिसको बोलते हैं आप। कितने घंटे की औसत आयु वाला मरकरी वाष्प लैंप होता है? तो मरकरी वाष्प लैंप की आयु जो होती है वो 3000 घंटे होती है, ठीक है ना। किस कारण में सोडियम वाष्प लैंप 7 श्रेणी क्रम में चोक का प्रयोग किया जाता है? सोडियम वाष्प लैंप और उसके चोक का प्रयोग वोल्टेज को बढ़ाने के लिए किया जाता है, ठीक है ना। तो वोल्टेज को घटाने के लिए, प्रकाश का रंग बदलने के लिए, विसर्जन को स्थिर करने के लिए शक्ति गुणांक। तो इसका आंसर आएगा विसर्जन को स्थिर करने के लिए। किस सप्लाई के भारत में स्ट्रीट लाइट में लगे सोडियम वाष्प लैंप प्रचालित होते हैं? यानी भारत के अंदर जो स्ट्रीट लाइट में, ठीक है ना, स्ट्रीट लाइटिंग के लिए जो सोडियम वेपर लैंप लगे होते हैं वो जो है किस पे होते हैं? तो आप कहोगे जी सिंगल फेज पे, 230 सिंगल फेज सप्लाई पे प्रचालित होते हैं। गैस भरे लैंप की दक्षता निर्वात लैंप की तुलना में होती है? तो गैस भरे की लैंप जो होता है उसकी तुलना में, निर्वात लैंप की तुलना में कितनी होगी? गैस भरे लैंप की दक्षता निर्वात लैंप की तुलना में, गैस भरे की पूछा उसने, गैस भरे लैंप की दक्षता निर्वात लैंप की तुलना में दुगनी होगी। दक्षता कितनी होगी? दुगनी होगी। कौन सी निष्क्रिय गैस फिलामेंट लैंप में भरी जाती है? तो कौन सी गैस भरी जाती है? आर्गन गैस। कौन सी गैस भरी जाती है? आर्गन गैस भरी जाती है। और अगर आर्गन के साथ आपका नाइट्रोजन भी ऑप्शन के अंदर दिया हुआ है तो नाइट्रोजन या आर्गन ऑप्शन में आएगा। तो ऑप्शन क्या होगा? अगर नहीं दिया होता मान लो नाइट्रोजन या आर्गन, तो आर्गन पहले लगाते, और नाइट्रोजन आर्गन दोनों दिए हुए तो आप एक साथ में लगाओगे नाइट्रोजन या आर्गन। फिलामेंट लैंप की आयु क्या होगी यदि प्रचलन वोल्टेज में वृद्धि हो? तो आयु घटती है, नॉर्मल सी बात है। प्रचलन वोल्टेज में वृद्धि हो तो आयु क्या होगी? घटेगी। ज़्यादा वोल्टेज देने पर, कम वोल्टेज वाले लैंप को ज़्यादा वोल्टेज दोगे आयु घट जाएगी। क्या उद्देश्य है कि टंगस्टन फिलामेंट लैंप में निष्क्रिय गैस का प्रयोग किया जाता है? तो हीटिंग एलिमेंट का गलनांक बढ़ाना, गैस सस्ते होना, उष्मा विकिरण कम करता है, अधिक प्रकाश देता है। तो आपका आंसर क्या होगा? हीटिंग एलिमेंट का गलनांक बढ़ाता है, ठीक है ना। हीटिंग एलिमेंट का क्या है? गलनांक बढ़ाने का काम करता है। किस कारण से लैंप में कार्बन फिलामेंट का प्रयोग नहीं किया जाता? तो क्यों नहीं किया जाता है कार्बन फिलामेंट का? तीनों हो जाएंगे इसके। उच्च तापमान पर उसका वाष्पीकरण होता है, ज़्यादा होता है, और लैंप आंतरिक सतह काली कर देता है। यांत्रिक मजबूती टंगस्टन से कम होती है, और दक्षता भी क्या होती है? कम होती है। उपरोक्त है सभी। फ्लोरोसेंट ट्यूब की औसत आयु होती है, फ्लोरोसेंट ट्यूब की औसत आयु कितनी मानी जाती है? तो आपकी 3000 घंटे। तो मरकरी वेपर लैंप ये एक प्रकार का ही है। किस प्रकार से फ्लोरोसेंट ट्यूब के साथ स्टार्टर का प्रयोग किया जाता है? स्टार्टर का प्रयोग किया जाता है, किस कारण से प्रयोग किया जाता है? तो इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन शुरू करने के लिए, उष्मा कम करने के लिए, स्टार्टिंग समय परिपथ को बंद करने, फिर परिपथ को समय तोड़ने के लिए, परिपथ को बंद करने के लिए। तो कौन सा आंसर आपको सही लग रहा है इसमें? ठीक है, तो ये क्या करता है? स्टार्टिंग के समय परिपथ जो होता है नहीं, सर्किट को ऑन करने का काम करता है, और रनिंग के समय ये ऑफ करने का काम करता है। तो ऑप्शन क्या आ जाएगा? सी। अगला क्वेश्चन है 58 नंबर। किस कारणवश से फ्लोरोसेंट ट्यूब की सप्लाई टर्मिनल पर कैपेसिटर जोड़ा जाता है? यानी फिलामेंट जो है सप्लाई टर्मिनल पर कैपेसिटर जोड़ा जाता है, तो क्या करने के लिए? ठीक है, तो धारा को नियत करने का काम तो ये नहीं करता है। रेडियो व्यवधान यानी रेडियो इंटरफ्रेंस को दबाने के लिए बात सही है, और पावर फैक्टर सुधारने के लिए। तो बी और सी दोनों सही हो जाएंगे। लंबाई का ट्यूब 40 वाट का होता है, तो कितने लंबाई का ट्यूब 40 वाट का होता है? तो 1.2 मीटर। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और बार बार पूछा गया है। अच्छा इल्यूमिनेशन होगा जब प्रकाश होता है, अच्छा इल्यूमिनेशन होगा जब प्रकाश होता है मध्यम, अच्छा, एक समान व पर्याप्त, समकोण व बहुत अधिक। तो इसका आंसर क्या रहेगा? एक समान और पर्याप्त होता है तो इल्यूमिनेशन अच्छा होगा। निम्नलिखित में किन तथ्यों पर है कमरे का इल्यूमिनेशन निर्भर करता है? तो कमरे की छत के रंग पर, दीवार के रंग पर, छत और दीवारों के रंग पर, दीवार की मोटाई पे। तो छत के रंग और दीवारों के
रंग पर इल्यूमिनेशन निर्भर करता है। छाया को रोका जा सकता है। छाया को रोकने का काम, शेडो को रोकने का काम कौन करेगा? अप्रत्यक्ष प्रकाश तंत्र का प्रयोग करके, ग्लोब का प्रयोग करके, छोटे ल्यूमेंस का प्रयोग करके, उपरोक्त तीनों। तो आंसर हो जाएगा आपका ग्लोब का प्रयोग करके हम छाया को रोक सकते हैं। किस कारण से छाया बनती है, यानी शेडो किस कारण से बनती है? लैंपों को निम्न स्तर पर लगाने से, लैंपों को उच्च स्तर पर लगाने से, अच्छे इल्यूमिनेशन के कारण, लैंपों को अधिक संख्या में प्रयोग करने पे। तो छाया बढ़ने का काम होता है निम्न स्तर पर लगाने पे, लैंप को कम दूरी पर, ऊंचाई पर लगाने पर। ज्योति तीव्रता जो होती है, दीप्त तीव्रता या ल्यूमिनेस इंटेंसिटी बोलते हैं जिसको, इकाई क्या होती है? तो ल्यूमिन इंटेंसिटी की इकाई थोड़ी देर ही पहले बताई है आपको, क्या होती है इंटेंसिटी, तो उसकी इकाई क्या होती है? ज्योति तीव्रता। ये तो एक फंडामेंटल यूनिट है, ठीक है, कैंडेला, जिसको हम क्या कहते हैं? कैंडेला। द्विमार्गी स्विचिंग से प्राप्त है और नियंत्रण के लिए भिन्न भिन्न दिशाओं में 2 या अधिक स्विचों का उपलब्ध होगा। द्विमार्गी स्विचिंग से तात्पर्य है कि एक नियंत्रण के लिए भिन्न भिन्न दिशाओं में 2 या अधिक स्विचों का उपलब्ध होगा, यानी द्विमार्गिंग। द्वि का मतलब हो गया टू मार्ग वे स्विच। अच्छा, टू वे स्विच, टू वे मतलब स्विच है वो कितने लैंप को ऑपरेट करेगा? तो 2 टू वे स्विच कितने लैंप को ऑपरेट करते हैं? एक स्विच, एक लैंप को ऑपरेट करते हैं, जिनने में प्रयोग किया जाता है जिसका। फ्लोरोसेंट ट्यूब के टिमटिमाने का कारण हो सकता है भाई, बहुत बढ़िया बात है, टिमटिमाने का, ट्विंकलिंग, ठीक है ना। तो उसका कारण क्या है? ढीला संपर्क, निम्न परिपथ वोल्टेज, खराब स्टार्टर, यानी स्टार्टर खराब है तो फ्लोरोसेंट ट्यूब टिमटिमाने लग जाती है। फ्लोरोसेंट लैंप जो है किस लिए किया जाता है? तो केमिकल प्रभाव, चुंबकीय प्रभाव, गर्मी का प्रभाव, ठंडक का प्रभाव। तो कौन से प्रभाव से इसका प्रयोग होता है? तो आप कहोगे जी उष्मीय प्रभाव से, पराबैंगनी किरणों का निर्माण किया जाता है और आयनीकरण के बाद ये क्या देती है? उष्मा देना शुरू कर देती है, आयन बन जाते हैं इसमें। 0 वाट के लैंप की विद्युत खपत क्या है? तो 5 से 7 वाट होती है। 0 वाट की कितनी होती है? 5 से 7 वाट। वह पिंड जो संपूर्ण विकिरण घटना को प्रतिबिंबित करता है उसे कहा जाता है, संपूर्ण विकिरण घटना को प्रतिबंधित करता है उसे क्या कहा जाता है? संपूर्ण विकिरण घटना को प्रतिबंधित करता है, प्रतिबिंबित करता है। अच्छा, प्रतिबिंबित का मतलब होगा बिंब, बिंब का मतलब होता है चित्तर, बिंब का मतलब क्या होता है? चित्तर। तो संपूर्ण घटना जो है, विकिरण यानी रेडिएशन जो होता है, टोटल रेडिएशन जो है उसको प्रतिबिंबित करता है, तो संपूर्ण विकिरण स्पेद करता है। कौन करता है? स्पेद, ठीक है ना, वाइट। निम्नलिखित में से किसे उच्चतम स्तर के प्रदीपन की आवश्यकता होती है? किसे होती है? हॉस्पिटल वार्ड को, बेडरूम को, रेलवे प्लेटफॉर्म को, प्रूफ रीडिंग को। तो सबसे ज़्यादा कहाँ पर ज़रूरत होगी? तो आप करोगे प्रूफ रीडिंग, यानी जहाँ पर एविडेंस को रीड करना है, एविडेंस को पढ़ना है, ठीक है ना, वहाँ पर सबसे ज़्यादा प्रकाश की आवश्यकता होगी। निम्नलिखित में से कौन सा लैंप फिलामेंट के लिए प्रयोग नहीं होता? लैंप फिलामेंट के लिए कौन सा? कार्बन होता है, ठीक है, टंगस्टन होता है, नाइक्रोम, टेंटालम फिलामेंट या नाइक्रोम। तो नाइक्रोम का प्रयोग हम नहीं करते हैं। किसका प्रयोग नहीं करते हैं? नाइक्रोम। टेंटालम का फिर भी प्रयोग करते हैं, लेकिन इसका प्रयोग इसलिए नहीं कम किया जाता है। अभी टेंटालम का प्रयोग क्यों कम किया जाता है? क्योंकि इसका प्रतिरोध हाई होता है, ठीक है। टंगस्टन का प्रयोग किया जाता है और कार्बन का भी नहीं किया जाता, क्योंकि एक तो इसका मेल्टिंग पॉइंट है उसके फैक्टर में, और ये दूसरा जब जल्दी क्या हो जाता है, यांत्रिक क्षमता कम होती है, और जिसके कारण लैंप जो है ये वाष्पित होकर लैंप के अंदर वाली सतह को काला कर देता है। और नाइक्रोम का बहुत ज़्यादा प्रतिरोध होता है, जिसके कारण ये हीट ज़्यादा देता है, प्रकाश कम देता है, इसलिए इसका प्रयोग नहीं करेंगे। हीटिंग एलिमेंट के रूप में इसका प्रयोग करते हैं।
0 वाट के लैंप की दक्षता लगभग 5 से 7 वाट होती है। एक दर्शाने वाले इंडिकेटर सूचक होना चाहिए। तो इंडिकेटर जो होता है, इंडिकेटिंग के लिए इंडिकेटर का प्रयोग करते हैं। इंडिकेटर कैसा होना चाहिए? बहुत हल्का, बहुत भारी, हल्का या फिर भारी, न तो हल्का न भारी। तो किस प्रकार का होना चाहिए? ठीक है, तो बहुत हल्का होना चाहिए। इंडिकेटर क्या होना चाहिए? हल्का। आपके घरों में भी लगा होगा, भी लाइट आ गई गई पता नहीं, ठीक है ना। मोबाइल के जो चार्जर होते हैं उनके अंदर भी लगा होता है इंडिकेटर। फ्लोरोसेंट ट्यूब सर्किट में चोक का कार्य क्या है? चोक का बताइए कार्य। स्टार्टिंग सर्ज दबाना, स्टार्टिंग करंट कम करना, फ्लिकरिंग कम करता है, आरक की शुरुआत और स्थिर करता है। तो क्या करता है ये बताइए? फ्लिकरिंग कम, स्टार्टिंग करंट कम करता है। ये स्टार्टिंग करंट कम करने का काम करता है। चोक इंडिकेटर का काम करता है कि इंडिकेटर क्या करता है? फ्लोरोसेंट ट्यूब की सप्लाई कैपेसिटर का कार्य क्या है? फ्लोरोसेंट ट्यूब की सप्लाई कैपेसिटर का कार्य क्या है? पावर फैक्टर को सुधारना और रेडियो हस्तक्षेप को रोकना, स्टार्टिंग करंट कम करना, आरक स्थिर करना। तो मेन मुख्य जो इसका प्रयोग किया जाता है वो किस लिए किया जाता है? तो ये पावर फैक्टर को सुधारने का काम करता है। ट्यूब की सप्लाई कैपेसिटर। इनकेडेंस लैंप यानी जो आपका प्रदीप्त लैंप होता है उसका फिलामेंट बनता है, तो उसका तो नाइक्रोम से ही बनता है। किससे बनता है? नहीं नहीं नहीं, नाइक्रोम का ना, उसका टंगस्टन से बनता है। किससे बनता है? टंगस्टन से बनता है। CFL के लिए कौन सा कथन सत्य है? CFL क्लोरो, CFL क्या होता है? ठीक है, कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैंप। तो उच्च स्टार्टिंग वोल्टेज के लिए इलेक्ट्रॉनिक परिपथ का यूज किया जाता है। बात, बिजली खपत ज़्यादा होती है। पहला तो सही है, दूसरा गलत है। 18 वाट का CFL 100 वाट के 18 वाट का CFL है वो 100 वाट के प्रदीप्त लैंप जो होता है उसके बराबर काम करता है। हाँ सही है। रोशनी ठंडक प्रदान करने वाली होती है, यानी गर्म रोशनी होती है, ठंडी रोशनी होती है, ये भी सही है। तो गलत कौन सा है? बी। पूछा क्या है? सत्य कथन। अच्छा, सत्य कथन नहीं है, ये पूछा है, ये ध्यान से पढ़ लिया करो भाई आप भी। तो खपत ज़्यादा होती है, ये गलत है, बाकी सारे सही है। 3। निम्नलिखित में से किसका उपयोग सर्च लाइट एवं सिनेमाघर के अंदर किया जाता है? तो सर्च लाइट सिनेमाघर में आर्क लैंप का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? आर्क लैंप का। और DC पे अच्छा काम करता है, AC DC दोनों पे काम करने वाला लैंप होता है, ये DC पे अच्छा काम करता है। गैस डिस्चार्ज लैंप निम्नलिखित में से किस धातु की वाष्प भरी होती है? गैस डिस्चार्ज लैंप में किस धातु की वाष्प भरी जा सकती है? चांदी, जस्ता, लिथियम। मरकरी की भरी जाती है इसमें। तो ऑप्शन सही सामने नजर आ रहा है। बल्ब औसतन 25 कैंडल पावर का प्रकाश पैदा करता है, इसके द्वारा उत्पन्न कुल फ्लक्स कितना होगा? तो एक बल्ब औसतन 25 कैंडल पावर का प्रकाश पैदा करता है, तो इसके द्वारा उत्पन्न कुल फ्लक्स कितना होगा? ठीक, कैलकुलेशन वाला है, यहाँ समझ में नहीं आएगा। 80 नंबर आप कमेंट में ज़रूर बताओगे। एक क्वेश्चन तो आपके लिए होता ही है यार, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन हो तो वो छोड़ देते हैं ताकि आपकी तैयारी का भी पता चले। कैलकुलेशन करके बताना, नहीं तो हम तो अगली क्लास में बता ही देंगे, अगली नहीं तो कभी जब ये बोर्ड पे करवाएंगे तो वहाँ पे बता देंगे आपको। फ्लोरोसेंट ट्यूब में फ्लोरोसेंट पदार्थ के रूप में जिंक सिलिकेट के होने के कौन सा रंग? जिंक सिलिकेट थोड़ी देर पहले ही बताया यार, जिंक सिलिकेट हरा प्रकाश देता है, थोड़ी देर पहले। दूसरा तीसरा क्वेश्चन ही होगा। कैसा प्रकाश देता है? हरा प्रकाश देता है। एक लैंप के चौक में लघु शॉर्ट सर्किट हो जाता है तो उसका परिणाम क्या होगा? अगर शॉर्ट सर्किट हो जाता है कौन? चौक, तो उसका परिणाम क्या होगा? तो उसका परिणाम क्या होगा? परिपथ में विद्युत धारा तेजी से बढ़ जाएगी। लैंप को फिर से चालू करने पर, ये दोबारा क्वेश्चन आया देखो, फिलामेंट क्या हो जाता है? दोबारा से लैंप चालू करने पर फिलामेंट फूंक जाता है। निम्न में से कौन सा एक वर्णीय यानी मोनोक्रोमेटिक प्रकाश देता है? मोनोक्रोमेटिक प्रकाश कौन देता है? तो इसके लिए आपका आंसर होगा सोडियम वाष्प लैंप, और इसीलिए इसका प्रयोग किया जाता है। मतलब
जो होती है ना धुंध वगैरह के अंदर, अब सर्दियों के अंदर जब धुंध आती है तो उसके अंदर देखना आप बाइक के ऊपर आगे यहाँ पर पीला कपड़ा लगा देते हैं, या हमारे बाइक जो होते हैं हम सोचते हैं भी लाइट तो सफ़ेद भी लगाई जा सकती है, लेकिन ये लाइट पीली क्यों लगाई जाती है? तो सोडियम वेपर लैंप इसलिए लगाया जाता है भी जब धुंध वगैरह कोहरा वगैरह आता है तो ये लाइट दूर तक प्रकाशित करती है, कोहरे में दूर तक दिखाई देती है, वाइट लाइट दिखाई नहीं देगी, ध्यान रखना, ठीक है। और एक वर्णीय पीला प्रकाश देती है। प्रकाश के दृश्य विजिबल स्पेक्ट्रम की तरंग दैर्घ्य सीमा क्या होती है? विजिबल स्पेक्ट्रम की तरंग दैर्घ्य क्या होती है? तो यहाँ पर थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। इसका आंसर क्या होगा? जैसे आपको कहते हैं भी 3900 से लेकर 7800 एंगस्ट्रॉम होती है। एंगस्ट्रॉम होता है 10⁻10 मीटर के बराबर, और नैनोमीटर के अंदर आंसर दिया है तो नैनोमीटर होता है 10⁻9 नैनोमीटर के बराबर, यानी एक जीरो कम कर दो, यानी 3900 की जगह 390 कर दो, 7800 की जगह 780 कर दो। 390 नैनोमीटर से लेकर 780 नैनोमीटर तक, ऐसा ऑप्शन कोई फिट बैठता है तो आंसर दे दो, ठीक है ना। 300 तो ये पहला ऑप्शन ही हो जाएगा। 400 से लेकर 700 नैनोमीटर तक दृश्य प्रकाश की बात कर रहा है। निम्नलिखित में से कैंडेला किसकी इकाई है? तो कैंडेला ज्योति तीव्रता की इकाई होती है। किसकी इकाई होती है? ज्योति तीव्रता की इकाई होती है। तो इसमें प्रदीप्तन की नहीं है, फ्लक्स की नहीं है, ल्यूमिनेस की नहीं है, ये चमकदार तीव्रता है, ठीक है ना। चमकदार तीव्रता यानी ज्योति तीव्रता, प्रकाश तीव्रता एक ही बात है, ल्यूमेन इंटेंसिटी एक ही बात है। एक सोडियम वाष्प लैंप का प्रकाश मान दक्षता ल्यूमिनियस एफिशिएंसी कितने ल्यूमेन पर वाट होती है? सोडियम वाष्प लैंप की, तो ये दोबारा लगभग क्वेश्चन आया तो 50 वाट है, ल्यूमेन वाट के करीब होती है। एक इनकैंडेसेंट लैंप की अपेक्षित सक्रियता कितनी होती है? तो कितनी है? तो उसकी कितने घंटे होती है? लगभग कितने घंटे होती है? 1000 घंटे होती है। इसमें तो रट्टा मारने वाला सौदा ज़्यादा है भाई, इस चैप्टर में रियल है ये, ठीक है। प्रदीप्ति लैंप में चौक का क्या काम है? तो प्रदीप्ति लैंप में चौक का काम होता है धारा को सीमित करना, लैंप में वोल्टता को सीमित करना, इलेक्ट्रोड को प्रज्वलित करना, शक्ति गुणांक को सुधारना। तो शक्ति गुणांक तो बिगाड़ने का काम करता है, तो ये परिपथ में धारा को क्या करता है? स्थिर या सीमित करने का काम करता है। निम्न में से किस स्थान पर सबसे अधिक प्रदीप्ति का स्तर आवश्यक है? सिलाई कक्षा में, उद्योगों में, सूक्ष्म ऊर्जा लाइन में, शॉपिंग मॉल, शोरूम में, ड्राइंग ऑफिस में। तो सबसे ज़्यादा प्रकाश की आवश्यकता कहाँ पर पड़ती है? तो सबसे ज़्यादा प्रकाश की आवश्यकता बहुत ही उद्योग जो है, इनमें से उद्योग जो है मान लो उसमें सूक्ष्म कार्य हो रहा है, बहुत छोटे छोटे कार्य हो रहे हैं, वहाँ पर पड़ती है, ठीक है ना। बहुत छोटे छोटे, बहुत नन्हे नन्हे काम होते, बहुत बारीकी के काम होते हैं वहाँ पर। कार्बन आर्क लैंप का प्रयोग किया जाता है सिनेमा प्रोजेक्टर में। कहाँ पर किया जाता है? सिनेमा प्रोजेक्टर में। एक बल्ब औसतन 25 कैंडल पार प्रकाश देता है, इसके द्वारा उत्पन्न कुल फ्लक्स कितना होगा? तो उत्पन्न कुल फ्लक्स कितना होगा? तो इसका फ्लक्स हो जाएगा कैलकुलेशन करने के बाद में 314 ल्यूमेन, ठीक है ना। कितना हो जाएगा? 314 ल्यूमेंस। निकाल के देख लेना भाई, फार्मूले तो करवाए गए। मरकरी वाष्प लैंप का रंग कैसा होता है? मरकरी वाष्प रंग का रंग कैसा होता है? तो इसका रंग हरियाली, हरा नीला होता है। तो हरियाली नीला बता दिया, हरा नीला होता है। अगला क्वेश्चन आपका 93। निम्न में से वाष्प गैस पीला रंग देगी। वाष्प गैस पीला रंग देगी, कौन सी वाष्प गैस पीला रंग देगी? ठीक है ना, सोडियम। कैसा रंग देगी? सोडियम। वैक्यूम फिलामेंट लैंप जो होता है, वैक्यूम फिलामेंट लैंप में से निम्न में से कौन सी गैस भरी होती है? वैक्यूम फिलामेंट लैंप में कौन सी गैस भरी होती है? तो वैक्यूम हो गया तो उसमें गैस कहाँ से आ जाएगी? तो आंसर दोगे, कोई नहीं होती, इनमें से कोई नहीं होती। वैक्यूम है, देखो शब्द को ध्यान से पढ़ो। वैक्यूम, वैक्यूम का मतलब क्या होता है? जहाँ पे कोई भी पदार्थ नहीं है, बिल्कुल खाली स्पेस। ट्यूब लाइट का चौक,
ट्यूबलाइट का चौक किस सिद्धांत पे काम करता है, यानी कौन से प्रिंसिपल पे ये काम करता है, चौक जो होता है वो किस प्रिंसिपल पे काम करता है। तो चौक का चौक क्या है, इंडक्टर यानी प्रेरकता के सिद्धांत पे काम करता है। यदि किसी फिलामेंट लैंप का वोल्टेज 550 वाट है, 50 वाट है, और लैंप का एफिशिएंसी 2 वाट कैंडला पावर, तो लैंप का ल्यूमिनस आउटपुट ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो ल्यूमिनस आउटपुट कितना होगा इसका। ठीक है, कैलकुलेशन करने के बाद इसका आंसर जो आएगा, ठीक है, लगभग 4400 पाई। गैस डिस्चार्ज लैंप में वाष्प की एक नोबल गैस से भरी जाती है, तो कौन सी नोबल गैस भरी जाती है, नोबल गैस कौन सी नोबल गैस भरी जाती है, आदर्श गैस, नोबल गैस। ठीक है, गैस डिस्चार्ज लैंप में कौन सी नोबल गैस भरी जाती है, नोबल गैस की बात करें तो नोबल गैस कौन सी हो सकती है, नोबल गैस तो इसके अंदर देखो वाष्प की वाष्प भी, अच्छा वाष्प, कौन सा वाष्प भरा जाता है, गैस डिस्चार्ज में सोडियम और मरकरी वाष्प भरे जाते हैं। ठीक है ना, उसके साथ में आर्गन व नाइट्रोजन भरी जाती है। ठीक है, तो नोबल गैस नहीं पूछे इसने भी, वाष्प कौन से भरे जाते हैं, वेपर किसके डाले जाते हैं। एक बल्ब यदि अगर 70 कैंडेला पावर का औसतन प्रतिपन्न प्रकाश पैदा करता है, तो उसके कुल कितना फ्लक्स उत्पन्न होगा, तो कुल कितना फ्लक्स उत्पन्न होगा। ठीक है, तो इसका आंसर मिलेगा आपको 880 ल्यूमेन। मून लाइट का इल्यूमिनेशन लेवल क्या होता है, तो मून लाइट का कितना होता है, मून लाइट का 0.3 ल्यूमेन पर मीटर स्क्वायर। न्यूनतम प्रकाश ट्रांस करने का वाला गैस है, ट्रांसफर करने वाला ग्लास कौन सा होता है, न्यूनतम प्रकाश इनमें से कौन सा होगा। तो न्यूनतम प्रकाश करने के लिए मिल्क ग्लास का प्रयोग किया जाता है। कौन सा ग्लास होता है, दूधिया ग्लास का प्रयोग किया जाता है, न्यूनतम प्रकाश हमें ट्रांसफर करना है तो। ठीक है, तो ये क्वेश्चन थे आपके जितने भी थे, सुपर फास्ट हो गया, जल्दी से जल्दी करने के चक्कर में रहते हैं, और इसके अंदर 2-3 न्यूमेरिकल थे जो छोड़ दिए गए हैं, और छोड़ने का कारण यही है भाई इसके अंदर समझ में नहीं आएगा, करवाएंगे तो भी कुछ समझ में नहीं आएगा, कचरा हो जाता है बिल्कुल भी। ठीक है, तो वो जब न्यूमेरिकल वगैरह तो बोर्ड पे ही सही होते हैं ना। तो सारे क्वेश्चन लगभग आपके हो गए हैं। ये अगला चैप्टर अगला होगा, कौन सा चैप्टर होगा पता नहीं है, लेकिन प्रदीप्ति कंप्लीट हो गया। तो इस प्रकार से आपकी कितनी क्लासें हो गई है, रेगुलर आपको क्लासें मिल रही है। तो इसी प्रकार वीडियो को, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, और अपने प्यार को भरपूर दर्शाएं कमेंट के अंदर। ठीक है, तो इसी तरीके से हम आपके साथ बने रहेंगे आपके एग्ज़ाम तक। बस अपना आप थोड़ा सा सपोर्ट करते रहिएगा, हम आपको कंटेंट प्रोवाइड करवाते रहेंगे, रेगुलर क्लासें देते रहेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। भगवान आपका भला करे, जल्द से जल्द आपको एक प्यारी सी नौकरी दे, आपका फ्यूचर खुशहाल हो। धन्यवाद भाई।